अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये एरर्स का क्वेश्चन है और इसमें एरर्स भी हैं और साथ में सस्पेंस अकाउंट भी है। आई होप कि आप लोगों ने बेसिक करेक्शन ऑफ एरर के लेक्चर्स देखे हुए होंगे और अब इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको खास मसला नहीं होगा। सस्पेंस अकाउंट थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। सस्पेंस अकाउंट तब बनता है जब हम कोई ऐसा एरर कर दें जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना हो। आइडियली ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस होना चाहिए, लेकिन एज्यूम कर लें कि हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो क्रेडिट्स 1 मिलियन आ रहे थे और डेबिट्स पर 785,000 आ रहा था। अब जब ऐसा होता है तो हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसको हम सस्पेंस अकाउंट का नाम देते हैं। ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। आ, ये अकाउंट जो है इसका बैलेंस उतना ही होता है जितने से हम ट्रायल बैलेंस को टैली कर सके। यानी कि अगर हमारे क्रेडिट साइड पर 1 मिलियन आ रहा है और डेबिट साइड पर 785,000 आ रहा है तो हम 2,15,000 का डेबिट बैलेंस का एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। सस्पेंस अकाउंट ये शो कर रहा होगा कि अभी कुछ ऐसे एरर्स हैं जो हमें नहीं मिले हैं, नहीं हासिल हुए हैं, नहीं सामने आए हैं और आने वाले सालों में हासिल आएंगे तो ये सामने आएंगे तो ये जो अमाउंट है ये रिमूव हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट के लिए करेक्शन ऑफ एरर्स की वीडियोस जो बेसिक हैं उसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर उसमें से वो वाली वीडियोस जिसमें हमने डिस्कस किया है एरर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की एप्लीकेशन है। सवाल क्या कहता है देखते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री एज एट 31 December 2021 and the shortage of rupees 215,000 on the debit side was carried to suspense account। इस कंपनी का ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए मैंने 2,15,000 रुपए का एक डेबिट बैलेंस शो कर दिया सस्पेंस अकाउंट के नाम से ताकि ट्रायल बैलेंस दोनों साइड पर 1 मिलियन आ जाए। ये इस चीज़ को शो करता है कि कुछ ऐसे एरर्स हैं जो अभी तक हमें हासिल नहीं हुए, मिले नहीं हैं, ढूंढ नहीं सके हम। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,431,000। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड कंप्यूट दी करेक्टेड नेट प्रॉफिट। हमें सही वाला नेट प्रॉफिट बताना है और सस्पेंस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वे नोटेड। पहली बात क्या है? और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो है इफेक्टिवली परचेज रिटर्न भी इसको हम कहते हैं, ऑफ रुपीज 18,000 वॉज पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड्स की अमाउंट थी 18,000 रुपए की और उसको मैंने डेबिट साइड पर शो कर दिया रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट में इन जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या होता है? जनरल लेजर वो वाला लेजर होता है, जनरल लेजर वो वाला लेजर होता है जिसमें तमाम टी अकाउंट्स होते हैं। सेल्स लेजर परचेज लेजर के अलावा है ये। सेल्स लेजर और परचेज लेजर जो होते हैं उसमें हमारे पेबल और रिसीवेबल्स के अकाउंट होते हैं। जनरल लेजर में दूसरे सारे अकाउंट्स होते हैं। तो जनरल लेजर के अकाउंट में 18,000 रुपए से रिटर्न आउटवर्ड्स को मुझे रिकॉर्ड करना था। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न है, मुझे परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में इसको जो है वो क्रेडिट साइड पर शो करना चाहिए था। मैंने रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट में शो कर दिया और ना सिर्फ शो करा बल्कि क्रेडिट के बजाय डेबिट साइड पर कर दिया। ये बात याद रखिएगा कि रिटर्न आउटवर्ड्स डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। तो मैंने दो एरर्स एक साथ करे हैं। एक तो गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट के बजाय डेबिट पर रिकॉर्ड कर दिया। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पर वर्किंग करी है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? जब रिटर्न आउटवर्ड्स होता है या परचेज रिटर्न होता है तो डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी। पेएबल का अकाउंट डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। पेएबल का अकाउंट परचेज लेजर में पाया जाता है, रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट जनरल लेजर में पाया जाता है। डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी पेएबल का अकाउंट डेबिट, डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी पेएबल का अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न्स का अकाउंट क्रेडिट। पेएबल का अकाउंट परचेज लेजर में पाया जाता है, उसमें गलती नहीं है। परचेज लेजर में पेबल्स का अकाउंट पाया जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जनरल लेजर में जहां पर रिटर्न आउटवर्ड्स का या परचेज रिटर्न का अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करना था। उसके बजाय मैंने क्या कर दिया? मैंने ये एंट्री पास कर दी। मैंने पेबल्स को डेबिट करा करा करा, पेबल्स में कोई गलती नहीं है, परचेज लेजर में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? जनरल लेजर में। जनरल लेजर में रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड्स का यानी कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का अकाउंट होता है। परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, बल्कि मैंने उसकी जगह रिटर्न इनवर्ड्स का यानी कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट कर दिया और वो भी डेबिट कर दिया। तो अब देखें पेएबल में तो कोई गलती नहीं है, पेएबल डेबिट होना चाहिए था 18,000 से और पेएबल डेबिट हुआ भी है 18,000 से।
गलती ये है कि रिटर्न इनवर्ड्स का अकाउंट क्यों बिला फजूल में डेबिट कर दिया, ये डेबिट तो नहीं होना चाहिए था, और रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट करा नहीं है। अब इस गलती को किस तरह से सही करेंगे? करेक्टिंग एंट्री ये होगी कि रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बिला फजूल में डेबिट कर दिया था। बिला फजूल में जब डेबिट कर दिया था 18,000 से, तो उस एरर को सही करने के लिए मुझे 18,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज बिला फजूल में डेबिट कर दी थी तो उसको सही करने के लिए उसको उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं। दूसरी चीज, रिटर्न आउटवर्ड्स को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि दोनों अकाउंट्स 18,000 से क्रेडिट होंगे और ऑन द अदर हैंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। ठीक है जी। तो ये आपकी पहली जो एंट्री है वो हमने पास कर दी। और आप देखेंगे इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी। इसकी एक रिफ्लेक्शन सस्पेंस अकाउंट में ये रिटर्न इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स 36,000 रुपये आ रहा होगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन तो सवाल में ही ऑलरेडी दिया हुआ था 2,15,000 का। दूसरी चीज ये है कि जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट है उसमें ये एक आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन जब आप पहला वाला एरर सही करोगे, पहला वाला एरर सही करोगे तो आपका प्रॉफिट 36,000 से इंक्रीज होगा। सर पहला वाला एरर सही करने से 36,000 से प्रॉफिट इंक्रीज क्यों होगा, ये बताएं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट कर रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना या रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट करना, इसका क्या मतलब होता है? परचेज रिटर्न को या रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि आप परचेजेस को कम कर रहे हैं। परचेजेस को कम करने से क्या होता है? परचेजेस को जब आप कम करते हैं तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। दूसरी चीज, रिटर्न इनवर्ड्स को आप क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न को कम कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न को कम करने से नेट सेल्स बढ़ जाती है। आपने पहले सेल्स रिटर्न ज्यादा दिखाया हुआ था, वो गलत था, उसको आपने कम करने के लिए, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट किया। जब उसको क्रेडिट किया तो वो कम हो गई, जब वो कम हो गई तो सेल्स रिटर्न कम हुई है। सेल्स रिटर्न कम होने की वजह से नेट सेल्स बढ़ गई। नेट सेल्स बढ़ने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी इजाफा आ रहा होगा। सेकेंड चीज पर चलते हैं। सेकेंड है आपके पास सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। सेल्स इनवॉइस ऑफ रुपीज 42,000, सेल्स इनवॉइस ऑफ रुपीज 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। आपने एक सेल्स की इनवॉइस थी, आपने एक सेल्स की इनवॉइस थी, कितने की थी वो? 42,000 की थी। उसको आपने दो बार रिकॉर्ड कर दिया। कहां पर दो बार रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स लेजर में। कहां पर दो बार रिकॉर्ड कर दिया, ये बात ज्यादा जरूरी है। कहां पर दो बार रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स लेजर में दो बार रिकॉर्ड कर दिया। अब देखते हैं कि हुआ क्या है आखिर। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जब आपके पास जो है वो सेल्स रिटर्न है, क्या है ये? सॉरी, सेल्स है। जब आपके पास सेल्स है तो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए। आई रिपीट, जब आपको सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो रिसीवेबल्स को डेबिट करना चाहिए और सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया? आपने रिसीवेबल को 84,000 से डेबिट कर दिया, डबल अमाउंट से डेबिट कर दिया है आपने। ये याद रखिएगा कि आपने रिसीवेबल्स को डबल अमाउंट से डेबिट कर दिया है और सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया है 42,000 से। सेल्स को आपने सही रिकॉर्ड किया है, सेल्स को आपने सही रिकॉर्ड किया है, सेल्स को आपने सही रिकॉर्ड किया है। सेल्स को क्रेडिट करना था 42,000 से, सेल्स को क्रेडिट करा है 42,000 से। रिसीवेबल्स को 42,000 से डेबिट करना था, आपने डबल अमाउंट से डेबिट कर दिया है। सर आपको कैसे पता कि सेल्स को मैंने सही रिकॉर्ड किया है? बेटा वो कह रहा है कि मैंने सेल्स लेजर में गलती करी है। ये लफ्ज याद रखो कि उसने हमें कहा है कि मैंने गलती कहां करी है? सेल्स लेजर में मैंने गलती करी है। सेल्स लेजर में क्या होता है? सेल्स लेजर में रिसीवेबल्स के अकाउंट होते हैं, सेल्स का अकाउंट नहीं होता। सेल्स का अकाउंट कहाँ होता है? सेल्स का अकाउंट जनरल लेजर में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने रिसीवेबल्स 84,000 से डेबिट कर दिया। अब इस एंट्री को सही कैसे करेंगे? रिसीवेबल्स को 42,000 से क्रेडिट करेंगे ताकि उसका 84 से इम्पैक्ट 42 पर आए, इनकरेक्ट से वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाए। या मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया तो एक बार क्रेडिट करने से वो डाइल्यूट हो जाएगा, 84 से 42 पर आ जाएगा, सही अमाउंट पर आ जाएगा और सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यही चीज यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट के टी अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है और अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 42 नजर आ रहा है।
अच्छा सर, इसका कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट पर नहीं जा रहा, इसका कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट पर नहीं जा रहा, नहीं, इसलिए क्योंकि रिसीवेबल्स कहाँ की चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है जी, सेल्स तो सही रिकॉर्ड हुई हुई है ना। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है भाई, बैलेंस ऑफ accumulated depreciation of equipment was brought forward as 641,000 instead of 461,000 on 1st January 2021। जो आपके पास accumulated depreciation का brought forward था, ओपनिंग बैलेंस था, उसमें क्या कर दिया, उसको आपने 641,000 लिख दिया, इंस्टेड ऑफ 461,000 होना चाहिए था 461,000। तो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड जब ब्रॉड डाउन ज्यादा लिख दिया गलती से, तो आगे आपके अकाउंट्स भी गलत प्रिपेयर हो रहे थे। कहाँ है भाई, ये रहा, हाँ। अब आप इस चीज को कैसे करेक्ट करेंगे, देखिए आपने ब्रॉड डाउन कहाँ आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड पर आता है। क्रेडिट साइड पे लिखना कितना चाहिए था, क्रेडिट साइड पर आपको लिखना चाहिए था 461,000, आपने कितना लिख दिया 641,000। तो उसको खत्म करने के लिए हम 180,000 से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आई रिपीट, ब्रॉड डाउन की वैल्यू 461,000 होनी चाहिए थी, आपने ब्रॉड डाउन की जगह 641,000 लिख दिया, यानी कि आपने क्रेडिट साइड पर 1,80,000 रुपए ज्यादा ब्रॉड डाउन लिख दिया है। इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए 1,80,000 से आप इस अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे और सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे होंगे। दूसरी बात इससे और क्या इम्पैक्ट आएगा डेप्रिसिएशन पर, कैसा, ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि अगर हम सवाल में आगे की चीजें पढ़ लेते हैं तो यहां पर ये लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स आर डिप्रिशिएटेड एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा मुझे बताएं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन का उसमें होता क्या है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो अप्लाई होता है नेट बुक वैल्यू पर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो अप्लाई होता है नेट बुक वैल्यू पर। अगर तो नेट बुक वैल्यू में ही गलती है तो डिप्रिसिएशन भी गलत रिकॉर्ड हुई होगी। अब अगर ऊपर वापस से आते हैं तो पॉइंट नंबर 3 में गलती क्या थी की थी, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 641,000 इंस्टेड ऑफ 461,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होना चाहिए था 461,000, आपने उसको 641,000 लिख दिया। इससे नेटबुक वैल्यू 1,80,000 कम हो गई होगी। डेप्रिसिएशन जब लगाई होगी नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो डेप्रिसिएशन भी कम कैलकुलेट हुई होगी। अगर मान लीजिए 1 मिलियन कॉस्ट है, 1 मिलियन में से 641,000 माइनस कर जो अमाउंट बचा उस पर आपने ले लिया होगा 15%। हालांकि आपको 1 मिलियन में से 461,000 माइनस कर जो बच रहा है उस पर 15% लेना चाहिए था। तो जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में गलती करी तो नेटबुक वैल्यू में भी गलती हो गई, जब नेटबुक वैल्यू में भी गलती हो गई तो डेप्रिसिएशन भी गलत रिकॉर्ड हो गई। अब जब मैं अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो एरर है उसको सही करूंगा, मैंने 641,000 अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया था, उसको मैं 461,000 पे लेकर आऊंगा तो 180,000 से मेरी जो नेटबुक वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और इसीलिए मुझे डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी लेना पड़ रहा होगा। वापस से आपको समझा देता हूं, देखिए मैं यहां पर लेट से एक एसेट है उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 641,000 इंस्टेड ऑफ 461,000, होना कितना चाहिए था 461,000। इस हिसाब से नेटबुक वैल्यू क्या बनती, नेटबुक वैल्यू बनती 1 मिलियन माइनस 461,000 यानी कि 539,000। डेप्रिसिएशन कितनी लगती, इसका 15%। आपने क्या कर दिया, आपने ये तो 1 मिलियन लिखा, 1 मिलियन कहाँ से आया, एज्यूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 2 मिलियन लिख ले, 3 मिलियन लिख ले, डेप्रिसिएशन में उतना ही फर्क आएगा। आपने यहाँ पर 561,000 लिख दिया, जब आपने ये 561,000 लिख दिया तो नेटबुक वैल्यू भी आपकी डिफरेंट आई, नेटबुक वैल्यू आपकी कम आई। नेटबुक वैल्यू कम आने की वजह से इसका 15% लिया तो डेप्रिसिएशन भी कम रिकॉर्ड हुई। कितनी कम हो रही है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन, कितना रेट है, 15% का रेट है, 1 मिनट, 641,000 सॉरी, हाँ ये आपने 641,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो आपने डिप्रिसिएशन 53,850 अपनी बुक्स में चार्ज कर दी होगी, क्योंकि आपने 15% ले लिया होगा 359,000 का, क्योंकि आपने ये वैल्यू भी गलत रिकॉर्ड करी थी। ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, इस हिसाब से नेटबुक वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी और डिप्रिसिएशन इतनी होनी चाहिए थी। तो जितनी आपने कम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी है उतनी डिप्रिसिएशन हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यानी कि जब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट का एरर सही किया तो उससे कनेक्टेड डिप्रिसिएशन है वो, उसको भी हमें सही करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, देखिए मैं यहाँ पर लेट से एक एसेट है उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 641,000 इंस्टेड ऑफ 461,000 होना कितना चाहिए था 461,000। इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा,
एक तो आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,80,000 से, आप देखें यहाँ पर आपको 1,80,000 रुपये नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या करेक्शन है, दूसरा करेक्शन भाई क्या है भाई, दूसरा करेक्शन ये कि डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज होगा कितने से 1,80,000 का 15% वो ये रहा। ठीक है जी, चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वे नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर। फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, कैश बुक में ये एंट्रीज हैं, वे नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर, ये जनरल लेजर में पोस्ट नहीं करी, जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं करी। क्या है भाई, रिसिप्ट ऑफ एनुअल रेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू ₹336,000। अच्छा, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, ये वाली एंट्री जो कैश बुक की हैं वह नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर, वो जनरल लेजर में पोस्ट नहीं करी। इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है। अब आपने रेंट रिसीव किया, रेंट आपकी इनकम है, रिसीव हो रहा, 336,000 का रिसीव किया, ये उस साल के लिए है जो साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा। तो जो मैंने जनवरी फरवरी और मार्च का रेंट, जनवरी फरवरी और मार्च के महीने का रेंट ले लिया है, जनवरी फरवरी और मार्च के महीने का रेंट ले लिया, वो एक्स्ट्रा ले लिया, वो अगले साल का ले लिया। देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। आ जाते हैं भाई कहाँ पर, यहाँ पर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि कैश डेबिट होना चाहिए थे 336,000, 9 महीने का रेंट इस साल की इनकम बनता, और 3 महीने का रेंट अनअर्न्ड रेंट कहलाता है क्योंकि अगले आने वाले साल का रेंट अभी से मैंने ले लिया, अगले आने वाले साल का रेंट मैंने अभी से उठा लिया, अगला जो साल आ रहा है उसका रेंट अभी से ले लिया। तो जो मैंने अगले साल का रेंट अभी से हासिल कर लिया है वो अनअर्न्ड रेंट होता है। इसका मतलब कैश तो डेबिट होना चाहिए था, रेंट इनकम जो है उसको क्रेडिट होना चाहिए था 252,000 से, और अनअर्न्ड रेंट जो है वो होना चाहिए था 84,000। अनअर्न्ड रेंट का मतलब है आने वाले अगले साल का रेंट अभी से जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ कैश को डेबिट किया। सर ये कहाँ लिखा है, उसने लिखा हुआ है कि कैश बुक में ये चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कैश बुक में ये चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बहरहाल दूसरी जो इसकी साइड होती वो रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी कि जनरल लेजर में ये अकाउंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुए। मैं वापस से आपको दिखा देता हूं, उसने लिखा हुआ है कि फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, फॉलोइंग एंट्रीज जो कैश बुक में है वे नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर, वो जनरल लेजर में मैंने पोस्ट नहीं करी हैं। तो अब अगर हम वापस से यहां पर आते हैं, करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, हम इन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और यही चीज आपको 252 और 84 यहां पर ऊपर नजर आएगी। ये इसने एक साथ पूरा डाल दिया है, 252 और 84 अगर दोनों को टोटल करें 336 बनता है, और इसमें से 252 आपकी इनकम में जाना चाहिए, 252 आपकी इनकम में जाना चाहिए, तो वो 252 ये रहा। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास जो है पेमेंट ऑफ ₹220,000 है, पेमेंट ऑफ ₹220,000 फॉर इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 मई 2021, पेमेंट ऑफ ₹220,000 फॉर इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 मई 2021। किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की पेमेंट करी है और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करा हुआ है, कैश बुक यानी कि उसके कैश या बैंक वाला इम्पैक्ट रिकॉर्ड करा हुआ है, लेकिन उसको जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं करा। जनरल लेजर वो जगह है जहां पर इक्विपमेंट का अकाउंट होता है, तो मैंने इक्विपमेंट की परचेजेस जो 1 मई को इक्विपमेंट परचेज करी उसकी एंट्री नहीं पास करी। देखते हैं कि क्या हुआ होगा। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। इनकरेक्ट एंट्री क्या है, आपने कैश को क्रेडिट किया हुआ है लेकिन इक्विपमेंट को डेबिट नहीं किया। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी, इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि इक्विपमेंट की परचेजेस को रिकॉर्ड कर लें। दूसरा, जब हम इक्विपमेंट की परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे तो पूरे साल की इस पर डेप्रिसिएशन भी लगनी चाहिए जितने भी महीने इसको इस्तेमाल करा है। तो हमने इसको मई से इस्तेमाल करा, कब से इस्तेमाल करा इसको, 1 अप्रैल, हाँ 1 मई से इस्तेमाल करा है। तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी।
तो 2,20,000 रुपए का 15% मल्टीप्लाई बाई 8/12 ये डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। देखिए मैंने हर चीज में करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री और करेक्टिंग एंट्री तीनों चीजें पास कर दी हैं। करेक्ट एंट्री का मतलब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इनकरेक्ट एंट्री जो आपने पास कर दी है। करेक्टिंग एंट्री, अब उस एरर को सही करने के लिए क्या करेंगे, तो करेक्ट एंट्री ये थी कि इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था। इनकरेक्ट एंट्री ये है कि मैंने सिर्फ कैश को क्रेडिट किया हुआ है। करेक्टिंग एंट्री ये होगी कि अब मैं इक्विपमेंट को भी डेबिट करूंगा और रिकॉर्ड करूंगा, और साथ में जब उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी होगी वो भी रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है भाई, और अच्छा ये जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आ रहा होगा। 2,20,000 इंटू 15% इंटू 8/12 और ये पूरी डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे फर्दर परचेजेस पर। कैश परचेजेस ऑफ ₹50,000, कैश की परचेजेस है 50,000 रुपए की। कैश पर आपने कोई चीज खरीदी है और वो जो चीज खरीदी है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए। आपकी क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश परचेजेस की, सर कैश परचेजेस की एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, आपने सिर्फ और सिर्फ कैश को क्रेडिट किया। इसको सही कैसे करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, रिकॉर्ड नहीं किया, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे। और ये चीजें आपको सस्पेंस अकाउंट में भी दोनों नजर आएंगी, दोनों चीजें सस्पेंस अकाउंट में भी आपको नजर आ रही होंगी। साथ में आपके पास यहाँ पर जब परचेजेस इंक्रीज होगी, परचेजेस इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अच्छा, अभी भी हमारा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि सस्पेंस अकाउंट 2,15,000 के डिफरेंस पर था। ये जो एरर्स मिले इनको जब सही किया तो अभी भी 179,000 के एरर्स नहीं मिल रहे। जनरली जब डेबिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस आता है तो उसको एज अ एसेट या एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। अब यहां पर सवाल में एक चीज लिखी भी थी कि आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कंसिडर्ड एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। यानी कि अगर आप सारी चीजें सही कर लो और फिर भी सस्पेंस अकाउंट में मसला आ रहा हो, अगर आप सारे एरर सही कर लो और फिर भी आपके सस्पेंस अकाउंट में मसला आ रहा हो, तो उसको आप लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट यानी कि चोरी के तौर पर रिकॉर्ड करना, चोरी ट्रीट करना। तो मैंने जब सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट किया अभी भी 179,000 के एरर्स नहीं मिले, मैं इसको चोरी के तौर पर रिकॉर्ड करूं यानी कि एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करूं तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करूंगा और मेरे पास ये क्लोजिंग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छा सवाल था प्रैक्टिस के लिए, ठीक से सारी चीज़ें पूरी शीट इसको बहुत तमीज़ से बहुत अच्छे से गो थ्रू करें ताकि आपको बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।